उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जमात की मजबूती के लिए जो मेहनत और जुस्तजू की, हम उसको कभी नहीं भूल सकेंगे। अजीज़ान मिल्लत, मरहूम ख्वाहिद सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा जेल की सोबतों का शिकार हुए, जेल को गए, शहर बदर किया गया, उन पर हमले किए गए, उनके किरदार पर हमले किए गए। और तारीख ने ऐसा वक्त भी देखा कि मरहूम ख्वाहिद को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मक्का मस्जिद के उस मुक़द्दस जगह पर कुरान अपने सर पर उठाना पड़ा। ये तमाम मसाइब और मुश्किलात, ये आजमाइशी दौर से सबको गुजरना पड़ा। और अज़ीज़ान मिल्लत, इन अज़ीमुल मुर्तबत क़ायदीन ने हमको अपनी जिंदगी से एक दर्स दिया, हमको एक मशाल राह बताई। वो ये कि देखो, इस राह में हमको हमेशा ईसार और कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमको इस राह में हमेशा हम पर इल्जाम लगाए जाएंगे, वो झूठे इल्जाम ही रहेंगे, मगर हमको इन इल्जामों का मुकाबला करना पड़ेगा। आज अगर मरहूम ख्वाहिद सालार मिल्लत अपनी सियासी बसीरत और अपने तमाम मेहनत और जुस्तजू के जरिए ये अगर आज हम कामयाबियां हासिल की, तो मरहूम ख्वाहिद की मेहनत और जुस्तजू, और इसका क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने मरहूम ख्वाहिद सालार मिल्लत के साथ लाखों मील का सफर उस गाड़ी में किया, जगह जगह जाकर, अजलाओं में जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखों का क़याम मिलाया, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। यकीनन एक सियासी जमात की तारीख में 55 साल एक बहुत कम सफर है, मगर अगर मौरख का कलम आजाद होगा तो मौरख लिखेगा कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस 55 साल के सफर में जो कामयाबियां हासिल की, जो कौम और मिल्लत ने अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर न सिर्फ अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्लियामेंट में भी जाया, बल्कि असेंबली में भी जाया। अराकीन बल्दिया को मुंतखब करके उनको मुख्तलिफ बल्दियात में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। तो कभी नांदेड़ की सरजमीन पर भी आज हम देखते हैं कि हमारे अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल अजीज दोस्तों, ये तमाम चीजें उसी वक्त हमको हासिल हुई जब हमने मेहनत की, जुस्तजू की। आप और हम जानते हैं कि मरहूम ख्वाहिद ने अपनी तकारीर में बार बार इस बात को दोहराया कि अल्लाह की राह में जुस्तजू करो, अल्लाह की राह में जुस्तजू करो। जो कौम जुस्तजू करते रहेगी, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। और हमारी जुस्तजू जो रही 55 साल में, वो जमहूरियत के दायरे में रहकर रही, कानून के दायरे में रहकर रही। हमने अपनी लड़ाई को दस्तूर के आइन और उन तमाम हुकूक को हासिल करने के लिए हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा, और यही सफर जारी रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं यहाँ पर अपनी जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, हालिया दिलसुख नगर के बम ब्लास्ट में जो मासूम लोगों की जाने गई, मैं उन तमाम लोगों के अफराद खानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन अफराद खानदान को अल्लाह सब्र दे, क्योंकि 17 लोगों को खोना ये उन तमाम अफराद खानदान के लिए बहुत बड़ा सानिया है। किसी ने अपने भाई को खोया, तो किसी ने अपने बाप को खोया, तो किसी ने अपने शौहर को खोया, तो किसी ने अपनी बहन को खोया। यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है, इसलिए कि यह हमला सिर्फ दिलसुख नगर की आवाम पर या शहर हैदराबाद पर, बल्कि ये हमारे मुल्क पर हमला है, ये हमारे अजीम हिंदुस्तान पर हमला है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है और उन तमाम हुकूमत के इदारों से मुतालबा करती है कि ये तमाम जालिमों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस दरिंदगी के तमाम काम किए,
जिन लोगों ने दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट किया, इनको इंसान हम नहीं कह सकते, इनको हैवान भी हम नहीं कह सकते कि जिस तरीके से इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया। आज भी दवाखाने में लोग जख्मी हैं, लोगों की आवाम की पैरों को काट दिया गया, तो किसी ने अपने हाथ को खो दिया। बताइए अज़ीज़ान मिल्लत, क्या ये कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनको फौरन गिरफ्तार करे। और साथ ही साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, जिसने ऐलान किया कि जिन लोगों की जानें गई उनको हुकूमत कंपनसेशन देगी, मैं रियासती हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द वो कंपनसेशन उन तमाम अफराद खानदान को दिया जाए। जो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको भी हुकूमत उनकी मदद करेगी, तो हुकूमत का काम यह है कि जल्द से जल्द उनकी भी मदद की जाए, क्योंकि जो लोग जख्मी हुए, जो लोग शहीद हुए, ये तमाम के तमाम का ताल्लुक गरीब घरानों से है। और हुकूमत का काम यह है कि इनकी फौरन इमदाद करें। ये ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया, मरकजी हुकूमत ने भी किया और रियासती हुकूमत ने भी किया। और तीसरी अहम बात यह है कि मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करूंगा, मैं हुकूमत से अपील करूंगा और हुकूमत के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस पर सियासत मत करिए, इस पर सियासत मत करिए। इंसानों की जानें चली गई, लोग जख्मी हुए हैं, खुदा के लिए इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग मत दीजिए। ये हमला मुल्क पर हुआ है। मैं उन ओहदेदारों से कहना चाह रहा हूं जो फिरका परस्ती की ऐनक पहनकर अपनी तहकीकात कर रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हिंदू और मुसलमान की नजर से इसको मत देखो। तुम तहकीकात गैर जानबदार और प्रोफेशनल तरीके से करो, और तुम्हारी तहकीकात तुमको कहां तक लेकर जाती है, फिर उसके बाद आप बताओ आवाम को और लोगों को गिरफ्तार करो। मुझे अफसोस होता है कि फिरका परस्त ओहदेदार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में हैं और जो फिरका परस्त लोग मीडिया में हैं, वो जब से बम ब्लास्ट हुआ 1 घंटे के अंदर अपनी सुई पलटा दी, शक की सुई पलटा दी किसकी तरफ, कि मुसलमानों ने किया होगा, फुला ने किया होगा। मैं इन लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके पास इतनी मालूमात थी कि 1 घंटे के बाद आपने कहा कि ब्रेकिंग स्टोरी किसी अखबार ने लिख दिया, तो फिर क्या तुम शाम सूख गए थे कि बम ब्लास्ट से पहले आपने क्यों नहीं लिखा? बम ब्लास्ट से पहले आपने तमाम चीजें क्यों नहीं बताई कि फुला शख्स आया था, फुला शख्स वहां पर दिखाई दिया? अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास इतनी बात थी तो फिर तुमने इसको मुल्क के सामने क्यों नहीं रखा? क्या तुमने मुल्क का नुकसान नहीं किया? क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो कि इतनी मालूमात तुमने अपने पास रखी और मुल्क के सामने इसको नहीं रखा? अगर तुम्हारे पास पहले से ही मालूमात थी तो तुम्हारे काम ये था कि तुम मुल्क के सामने उसको रखते, मगर बम ब्लास्ट होने के बाद इन पर इल्जाम लगाना और फिर वही तहकीकात का तरीका जो मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट किया गया था, उन्हीं बच्चों को बुलाकर तफ्तीश करना जिनके ताल्लुक से इस रियासती हुकूमत ने अकबरुद्दीन अवैसी और अरकान असेंबली की नुमाइंदगी पर माफी चाही। हुकूमत की तरफ से उनको कैरेक्टर का, अच्छे किरदार का सर्टिफिकेट दिया गया, हुकूमत की तरफ से उनको पैसे दिए गए, उन्हीं को बुलाकर तफ्तीश करना, ये सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि असल कातियों को गिरफ्तार करो आप, मगर वही बच्चों को बुलाकर पूछना, वही बच्चों पर जुल्म करना, आज ले जाकर सीआरपीसी 109 में उनको बाउंड ओवर किया जा रहा है। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? किसको क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या तुम्हारे इन तहकीकात की वजह से
तुम्हारे इस तरह की गलत अखबारात और मीडिया में रिपोर्टिंग की वजह से क्या तुम हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवारों में और इजाफा नहीं कर रहे हो? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के दिलों को जोड़े, बजाय उसके ये लोगों के नफरतों की दीवारों में इजाफा कर रहे हैं? क्या ये मीडिया के लोग भूल गए? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों के फिरका परस्त चंद ओहदेदार भूल गए कि मरने वालों में मुसलमान भी शामिल है, जख्मियों में मुसलमान भी शामिल है? अरे फिरका परस्त मीडिया, अरे फिरका परस्त ओहदेदारों, तुमको कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने जहन के जालों को साफ करो। तुम ये देखो कि जिन दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया वो ये नहीं देख रहे कि इसमें बम ब्लास्ट में मरने वाले हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे या सिख मरेंगे। वो उनका मकसद ये कि हिंदुस्तानी मरे, उनका मकसद ये कि इस मुल्क का शहरी मरे, और तुम ये काम कर रहे हो कि हमको मजहब में डिवाइड कर रहे हो। ये कौन सी तहकीकात है? कौन सी रिपोर्टिंग है ये? और ये अखबारात अगर इस तरह की रिपोर्टिंग को, ये टीवी चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग को खत्म नहीं करेंगे तो हम, याद रखो, हम तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन डालेंगे, तुमको कोर्ट कर लेकर जाएंगे, तुम्हारे चप्पला घसाएंगे तुमको। मीडिया के लोग, ये चंद मीडिया के लोग, ये चंद फिरका परस्त ओहदेदार 2007 से सबक हासिल नहीं कर रहे। अरे अपने जहन को साफ रखो। ये मुल्क के पर हमला है, ये हिंदुस्तानी शहरियों पर हमला है, मगर नहीं, आप इसको सुई पर ठाते। मैं मजम्मत करता हूं हमारे होम मिनिस्टर के उस बयान पर कि होम मिनिस्टर ने जो कहा कि अफजल गुरु और कसब की फांसी के बाद ये हमला हो सकता है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को? क्या आप तहकीकाती एजेंसियों के रुख पर नहीं लेकर जा रहे? क्या हिंदुस्तान नहीं जानता कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में किस पर इल्जाम लगाया गया और कौन जेल में है? क्या हिंदुस्तान के अवाम नहीं जानती कि लुम्बिनी और गोकुल चाट के बम ब्लास्ट में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुकदमा चल रहा है, कौन लोग हैं? क्यों आप फिरका परस्ती की जहनियत को उनके मजारे करते? इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तहकीकात तुम्हारी बेफैज रहेंगी, नाकाम हो जाओगे तुम। मैं मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरन एनआईए को तहकीकात दी जाए, एनआईए को काम करना चाहिए। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि बेंगलुरु में जो 15 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वो बेंगलुरु की पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया। मैं तुम्हारे सामने इंकशाफ कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बेंगलुरु में जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया वो आंध्र प्रदेश की काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन बच्चों को एनआईए ने चार्जशीट के जरिए उनका नाम निकाल दिया, मोतियूर रहमान सिद्दीकी जो बेंगलुरु के डेक्कन हेरल्ड मशहूर अखबार है, उसका सब एडिटर, और यूसुफ नलबन, इन बच्चों ने कहा कि हमको आंध्रा की काउंटर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा गलत काम क्यों करने दिया काउंटर इंटेलिजेंस को? और मोतियूर रहमान सिद्दीकी और यूसुफ नलबन कहते हैं, क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की काउंटर इंटेलिजेंस ने जब हमको गिरफ्तार करके कोर्ट को लेकर जा रहे थे तो हमारे सर पर नमाज की टोपियां रख दी, हमारे सर पर नमाज की टोपियां रखी। अगर ये झूठ है तो कंडेम करो काउंटर इंटेलिजेंस वालों। हम बच्चों को रिहा करते, हैदराबाद में गड़बड़ हुई तो कोर्ट करिए वाले कहते कि बेल के पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, तुम तो गरीब हो।